एक तरफ से कम्युनलिज्म की सांप्रदायिकता की आंधी देखने को मिल रही है, लेकिन इस आंधी से मुकाबला कौन करेगा? अगर एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है तो दूसरी तरफ तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं, तो आपको लगता है कि क्या आपकी पार्टी आरजेडी वो कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए उसके पास हथियार हैं? जो हमारी पार्टी है इसके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव। जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने तब यही फोर्स जो आज कम्युनलिज्म को अपना हथियार मानती है, उस वक्त जो है सीतामढ़ी में दंगा कराने की कोशिश किया, रांची में दंगा कराने की कोशिश किया, पटना सिटी में दंगा कराने की कोशिश किया। तो हमारे उम्र के जो लोग हैं, खास करके मुसलमान, वो दिन भूले नहीं। लालू यादव समझौता कर लिया होता उस ज़माने में तो लालू यादव न केस में फंसते और लालू यादव बहुत ऊंची जगह पर भारत सरकार में होते, मगर उन्होंने समझौता नहीं किया। इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। तो लोग उससे अफसर फ्लैट में मुस्लिम थे तो देखा एक चिन्ह ऐसे ऐसे करके गोल किया हुआ है। लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि अगर किसी का नाम आता उप मुख्यमंत्री के तौर पे तो आप ही होते। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मुकेश सहनी जी के अनाउंसमेंट से जो उनका वोटर इधर उधर भागता है वो नहीं भागेगा, वो हमारे गठबंधन के साथ जुड़ेगा। हम तुमको कहेंगे देशभक्त हो तो तुम होगे देशभक्त, हम तुमको कहेंगे गद्दार हो तो तुम हो जाओगे गद्दार, हम कहेंगे कि साहब ये अलीनगर है, ये रामनगर हो जाए। राजनीति देश में चल रही है घृणा की, द्वेष की, नफरत की और टारगेट की। मुसलमान को टारगेट करने से हमारा वोट बढ़ता है, हमारा पेट का खाना पचता नहीं है, वही हो रहा है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव इस वक्त पूरे शबाब पर है और अब से सिर्फ एक हफ्ते बाद ही ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव में ये जो सुई है किस तरफ घूम रही है इसे कहना बहुत मुश्किल है। और आप यकीन जानिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया ब्लॉक बल्कि एनडीए दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अश्योर्ड नहीं है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। राष्ट्रीय मीडिया आपको कुछ भी बताने की कोशिश करे, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टियों को पता नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है बिहार में। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, सीनियर लीडर आरजेडी के जो मंत्री भी रह चुके हैं, कई दशकों से मैं कहूँगी आरजेडी के साथ हैं और साथ ही एक तरह से लालू यादव के कंटेम्प्रेरी या उन्हीं की जनरेशन के व्यक्ति हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चुनाव के इस मौसम में हमें वक्त दिया आपने। जी शुक्रिया। तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे इस बार? ऐसा है कि मैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल था और करीब करीब 5 साल बचा हुआ है। और जो अलीनगर एक तरह से मेरा समझिए मदरलैंड भी है, गांव भी है, इलाका भी। जब नया इलाका बना हो तो 2 बार मैं वहाँ से लड़ा, दोनों बार जीता। उसके पहले जो है हमारा बहेरा कंस्टिट्यूंसी हुआ करता था, वहाँ से 5 बार जीता, यानी कि 7 बार एमएलए हुआ। तो अब एक्चुअली ये है कि दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए और लड़ने का मन बनाया जाता पहले से। अब आनन फानन में कोई कहे कि भाई आप चुनाव लड़िए, तो हम मन में बनाए हुए थे कि नहीं लड़ना है। तो इतने सीनियर लीडर को आनन फानन में क्यों कहा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, एक्चुअली पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है और वो असेसमेंट भी करते हैं, सर्वे भी कराते हैं। उसके हिसाब से कभी कभी मतलब कहिए उसको कि इमरजेंसी में किसी को कुछ भी कहना पड़ता है। तो मुझको पार्टी ने बहुत कहा लड़ने के लिए, मगर मेरे पास वक्त भी नहीं था, हेल्थ भी ठीक नहीं था और दूसरी बात है कि माइंड प्रिपेयर नहीं किया था। माइंड प्रिपेयर किया रहता तो ज़रूर लड़ता। तो अभी एक बिल्कुल हाल ही में 24-48 घंटे पहले का ये एक तरह की कंट्रोवर्सी या एक विवाद है कि भाई उप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मल्लाह समुदाय के नेता को, जिनकी सिर्फ 2.5% आबादी है, इंडिया ब्लॉक ने उनका नाम लेकर बाकायदा कहा कि वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होंगे अगर पार्टी
चुनाव जीतती है या इंडिया ब्लॉक जीतता है, लेकिन अच्छे खासी उससे कई गुना ज़्यादा 17-18% मुस्लिम आबादी, उनके लिए ना तो नाम बोला गया उनका, ना ये भी नहीं कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय से होगा। और कई लोग यहाँ पे ये कह रहे थे कि अगर किसी का नाम आता उप मुख्यमंत्री के तौर पे तो वो आप ही होते। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है, और अल्लाह के करम से जो मिल जाता है तो उसको ईमानदारी से निभा देता हूँ। मगर मेरी व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय इसको नहीं समझी जाए। अभी तो उप मुख्यमंत्री की बात उठनी ही नहीं चाहिए थी, पहली बात। और अगर मैं होता तो मैं कहता कि हाँ, हम जो सरकार हमारी जब बनेगी तो हम जो है उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, और उसमें फिरका कास्ट का ध्यान रख के हम बनाएंगे। मगर मुझको लगता है कि बड़ी हड़बड़ी थी इनको, मुकेश सहनी जी को, और फिर एक ये भी स्ट्रेटजी रही होगी कि मुकेश सहनी जी के अनाउंसमेंट से जो उनका वोटर इधर उधर भागता है वो नहीं भागेगा, वो हमारे गठबंधन के साथ जुड़ेगा। लेकिन मुसलमानों से ऐसा कोई शक नहीं है कि वो वोटर कहाँ भागेगा। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है तो इसको देश की राजनीति से थोड़ा अलग नहीं समझा जाए। यहाँ के इलेक्शन अभी दो धारा में राजनीति चल रही है। एक कह रहा है कि हम तुमको कहेंगे देशभक्त हो तो तुम होगे देशभक्त, हम तुमको कहेंगे गद्दार हो तो तुम हो जाओगे गद्दार, हम कहेंगे कि साहब ये अली नगर है, ये रामनगर हो जाए, ये शिव नगर हो जाए, सीता नगर हो जाए, आदर्श नगर हो जाए। तो एक तरफ से जो राजनीति देश में चल रही है घृणा की, द्वेष की, नफरत की और टारगेट की, तो इस चीज़ को जो होशमंद मुसलमान हैं वो समझ रहे हैं कि टारगेट अभी देश में कौन किया जा रहा है। अब जब देश का होम मिनिस्टर बोल रहा हो, प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हो, और फिर जो कैंडिडेट जिसको जहाँ से चुनाव लड़ना है वो कह रही हो या कह रहा हो, तो आप समझ जाइए कि जो हमारी कम्युनिटी, हमारा मानना है कि इससे बुरा फेज हम लोगों ने कभी देखा नहीं, कि जिसको आता है कि एक थप्पड़ मार के चल देता है। एक थप्पड़ मारने का मतलब कि कुछ भी कह के चल देता है। जबकि इस देश की तरक्की में, आज़ादी की लड़ाई में और विभिन्न क्षेत्रों में हमारी भूमिका रही है, मगर जिनको जो राज कर रहे हैं देश में, तो देश में जो राज करता है, ठीक है आप राज कर रहे हो, तो जब आपने शपथ लिया तो आपके लिए सब बराबर हो गया। मगर वो शपथ लेने के बावजूद बराबर नहीं समझ रहे हैं लोग। समझ रहे हैं कि साहब हमारा इस वजह से मुसलमान को टारगेट करने से हमारा वोट बढ़ता है, हमारा पेट का खाना पचता नहीं है, वही हो रहा है। ये तो बात सही है आपकी दोस्त है सिद्दीकी साहब कि एक तरफ नफरत की राजनीति हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेक्युलर पार्टियां हैं जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, उनकी भी पॉलिटिक्स से मुसलमान खुश नहीं हैं कि वो किस तरह से मान लेते हैं कि एक तरफ से कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की आंधी देखने को मिल रही है, लेकिन इस आंधी से मुकाबला कौन करेगा? अगर एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी है तो दूसरी तरफ तथाकथित सेक्युलर पार्टियाँ हैं। एक तरफ सांप्रदायिक पार्टी वो सीधे तौर पर वायलेंस को सपोर्ट करती है या सीधे आपने कहा टारगेट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यहाँ एक और फ्रेज़ काफ़ी मशहूर हो गया है दरी बिछाने के लिए। तो मुसलमान ये कह रहे हैं कि हमें एक तरफ तो हमारी लिंचिंग हो रही है, हम पे हमला हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, जो एक अलग तरह की ज़्यादती है। तो आपको लगता है कि क्या आपकी पार्टी आरजेडी वो कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए उसके पास हथियार हैं, उसके पास कोई स्ट्रेटजी है कि वो लड़ सकती है? देखिए, एक्चुअली जो हमारी पार्टी है इसके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव हैं, और लालू प्रसाद यादव ने एज ए चीफ मिनिस्टर जो काम किया है वो, मैं हो सकता है नया जनरेशन नहीं जानता हो, ये मैं उनकी बदकिस्मती है। उस वक्त जो है ये यूनाइटेड बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड एक साथ था। मगर जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर बने
तब यही फोर्स जो आज कॉम्युनलिज्म को अपना हथियार मानती है, उस वक्त जो है सीतामढ़ी में दंगा कराने की कोशिश किया, रांची में दंगा कराने की कोशिश किया, पटना सिटी में दंगा कराने की कोशिश किया। तो हमारे उम्र के जो लोग हैं, खास करके मुसलमान, वो दिन भूले नहीं हैं। और एज ए चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद 10 रोज़ जो है रांची में कैंप करता हो और खुद जो है रात में जो है निकलता हो, और जो जहाँ में डरा हुआ लोग है, एक कमरे में छुपा हुआ लोग है, उससे बात करता हो, उसको हौसला देता हो, तो ये दिन, ये भी एक पक्ष है। अब आप कहिएगा कि आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, और ये बातें एक तरह से मैं कहूँगी इतिहास की खूबसूरत पन्नों में दर्ज हैं। ये बात लालू यादव के सेक्युलरिज्म को कोई नहीं भूल सकता, और मैं तो मानती हूँ कि अगर भारत में और भारत के पूरे राजनीतिक इतिहास में 3 सबसे बड़े सेक्युलरिस्ट रहे हैं तो उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम शायद 3 में भी नंबर 1 पे आता है। मैं आपको वापस 2025 में लाना चाहती हूँ, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्हीं की पॉलिटिक्स है। अभी भी लालू यादव के इर्द गिर्द पूरी बिहार की पॉलिटिक्स घूम रही है। तेजस्वी यादव को लालू यादव का फ़ायदा भी होता है और उतना ही नुकसान भी होता है उनकी पॉलिटिक्स, जो मान लेते हैं कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की 2025 की जो आरजेडी है वो कम्युनलिज्म से कैसे लड़ रही है? देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि लालू यादव जी के सुपुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और युवा हैं। मैं बहुत तरह की चीज़ों को उन्होंने देखा नहीं है, मगर जहाँ तक हमारी पार्टी का अगर उन्होंने कमान संभाला है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि सेकुलर फोर्स के साथ खड़ा होना और कॉम्युनल फोर्स से मुकाबला करना। और कॉम्युनल फोर्स से मुकाबला करने की परीक्षा जो है तब होती है जब उस तरह का माहौल बनता है। और मैं ये पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जब लालू यादव के संतान हैं, पुत्र हैं, और लालू यादव जब तक जिंदा है, और हमारी पार्टी का एक जो वसूल रहा है वो कॉम्युनलिज्म के मामले में कभी समझौता नहीं किया। और मैं मानता हूँ कि अगर लालू यादव समझौता कर लिया होता उस ज़माने में तो लालू यादव न केस में फंसते और लालू यादव बहुत ऊंची जगह पर भारत सरकार में होते, मगर उन्होंने समझौता नहीं किया। ये भी जो दानिशमंद और होशमंद मुसलमान हैं उनको समझना चाहिए। समझते हैं और वो कदर भी करते हैं इस बात की। मगर अब रहा कि देखिए, एक है कि कहा ना कि 2 तरह का वर्ग है, एक युवा वर्ग है, एक हम लोगों के एज का वर्ग है, एक जो है मुसीबत देखा हुआ वर्ग है, एक मुसीबत नहीं देखा हुआ वर्ग है। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि उस ज़माने में जब लालू जी चीफ मिनिस्टर थे तो मैं रहा करता था न्यू विनायक अफसर फ्लैट में, उसमें 6 फ्लैट हुआ करता था। तो सबसे ऊपर में हमारा था 36/84 अफसर फ्लैट था। तो रात की ड्यूटी में इस वजह से भी लालू यादव मुझको लगाते थे कि भाई बीइंग ए मुस्लिम दिल खोल के अपनी बात इनको बताएगा कि साहब यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। मगर जब सवेरे हम लौट के आए घर तो देखा एक चिन्ह ऐसे ऐसे करके गोल किया हुआ है। जब मैं इस तरह का माहौल होता है तो बीइंग ए माइनॉरिटी कम्युनिटी हमको भी थोड़ा शक्की हो गया, यानी क्रॉस करके लगा दिया गया। हाँ, शक्की हो गए। तो हमने कहा कि ज़रा और 6 फ्लैट में देखें कहाँ कहाँ, अगर बच्चा करेगा तो उसकी आदत होगी कि वो सब जगह कर देगा, या नहीं तो दूसरे जगह दूसरे तरह से करेगा। तो मैंने देखा कि 2 लोग उस अफसर फ्लैट में मुस्लिम थे, हम एक वो थे और एक अलाउद्दीन साहब थे। दोनों के यहाँ लगा हुआ था और तीसरे के यहाँ नहीं लगा हुआ था, मगर हम घबराए नहीं। ना मैंने घर में किसी को बताया और ना लालू जी को भी बताया। जब लालू जी बहुत दिन के कहीं कह रहे डरता है क्या, हम कहा अगर डरे होते
तो हम उस वक्त आपको बताए होते कि इस तरह की भी मुहिम चल रही है, मगर हमने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि अरे अगर ऐसा है तो कुछ बॉडीगार्ड रख लो। हम कहा उसकी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो यही है, लालू यादव जैसे लोग अगर सक्रिय होते हैं राजनीति में तो शायद बीजेपी का जो ये सांप्रदायिकता का नाग है वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़ा भी नहीं होता, इतना परवान नहीं चढ़ता। क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो रहे हैं, भाजपा मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, कि भाजपा अगर नंबर 1 पार्टी बन के उभरती है और अगर भाजपा का मुख्यमंत्री होता है, क्या आरजेडी सीधे सीधे मैं कहूँगी कि उनके साथ सींग लड़ाने को तैयार है क्या? देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के दोस्त कहिए, साथी कहिए, नेता कहिए, छात्र आंदोलन के नीतीश कुमार भी रहे और समाजवादी आंदोलन से ही उनकी उपज हुई। तो जहाँ तक कॉमनल इशू पे हमारी मान्यता है कि ऐसे लोगों को कॉमनल फोर्स से मतलब सिर्फ राज करने के लिए हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, मगर उन्होंने मिला लिया। मगर अब वो कितनों सफाई देते रहे हैं कि साहब हम तो आपका भी काम करते हैं, हम फलाना का भी काम करते हैं, मगर जब सरकार में उनको शामिल कर लिया तब आपने अपने स्टेट की ज़मीन जो है उनको फलने फूलने के लिए दे दिया। इसका नुकसान जो है मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, समझा कि नहीं। ये इस इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा तब नीतीश कुमार जी पछताएंगे। आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं और आपकी बात से मैं सहमत हूँ वाकई कि किस तरह से कितनी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये भी कोई एक सिनेरियो बन सकता है, चुनाव के नतीजों पे निर्भर करेगा सीटें किसकी कितनी आती हैं, कि फिर से नीतीश कुमार लालू यादव या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ये दोनों फिर साथ आ जाएं? एक ऐसा भी सिनेरियो क्या बनने की कोई संभावना कहीं है? देखिए अब जो राजनीति है उसमें कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाली पॉलिटिक्स तो है नहीं। एक ज़माना था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जो है विभिन्न राजनीतिक दलों को मिला के जो है एक अलायंस बनाया था कांग्रेस को हराने के लिए, एंटी कांग्रेस। उसमें वो सफल भी हुए थे, फिर विफल भी हो गए, बिखर भी गए। उसी तरह यहाँ जो है कोई राजनीति में ये कहे कि देखिए क्रेडिबिलिटी जो है एमंग दी सेकुलर फोर्स मतलब नीतीश जी की कमी है, और ख़ास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको तकलीफ भी है कि उनके प्रति जो क्रेडिबिलिटी जो कमी है उससे हम सबों को दुख भी होता है कभी कभी। तो क्या इसके जवाब में आपकी बात ये छिपी है कि वापस नहीं आ सकते दोनों साथ? क्योंकि आप सीधा जवाब नहीं दिया तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या सीधा नहीं। देखिए ना, मैं सीधा ना आप पूछ रही हैं ना सीधा उत्तर हम दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार या आरजेडी जेडीयू फिर से मिलकर सरकार बना सकते हैं? ये सीधा सवाल है। देखिए एक्चुअली क्या है कि एक विचारधारा से निकले, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, एक है हमारे यहाँ ये। तो अगर समझिए हम लोगों का तो एक उम्र गुजर गई और हमसे 5-7 साल बड़े होंगे नीतीश कुमार जी, और सारा चीज़ उन्होंने देख लिया, बहुत लंबी पाली खेली, मगर जब जाने का वक्त हो तो ऐसा करके जाइए कि आने वाला पीढ़ी आपको याद करे। आप जिस विचारधारा से निकले थे तो उस विचारधारा के मानने वाले लोग या नहीं माने कि साहब आपने जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है सब कुछ परोस के दे दिया, तो उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार बनेंगे। हमको अफसोस है और हमें सहानुभूति भी है उनसे कि हम चाहते हैं कि वो जिम्मेदार न बने। तो फिर नहीं बनाएंगे आप साथ में उनके सरकार, अगर दोनों की इस तरह से सीटें आती हैं कि दोनों को साथ में आना पड़े? कहते हैं कि इब्तदाए इस खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।